हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग 68वीं बीपीएससी का जो राज व्यवस्था के जो सवाल पूछे गए हैं उसका आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सके। तो आइए आज हम लोग बीपीएससी 68 का सवाल देखते हैं राज व्यवस्था के। तो देखेंगे आज का पहला सवाल है। देखेंगे आज का पहला सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से किया गया है। देखिए यह सवाल जो है 68 बीपीएससी में पूछा गया है, तो आप लोग भी बनाएंगे और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो देखेंगे अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखेंगे अनुच्छेद 14 जो है इसमें दो बातें कहा गया है। विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। विधि मतलब होता है कानून यानी लॉ। विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष संरक्षण। तो देखेंगे विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है और विधि के समक्ष संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया है। देखेंगे दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। देखेंगे विधि के समक्ष समानता क्या होता है। विधि मतलब कानून, यानी संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है जो विधि के समक्ष यानी कानून के नजर में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में ही अपवाद स्वरूप वर्णित है विधि के समक्ष संरक्षण। अर्थात जो है ये अपवाद है, जैसे भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल जब तक पद पर रहेंगे उनके द्वारा किए गए किसी कार्यों के लिए उन्हें न्यायालय में उपस्थित नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा। या कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष इंडिया में आते हैं तो इंडिया का कानून उस पर लागू नहीं होता है। यह कानून के द्वारा कुछ लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया है, यह अपवाद स्वरूप है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। अमेरिका। देखेंगे अमेरिका से जो है प्रस्तावना लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, अमेरिका से राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति को पद से हटाने वाले महाभियोग प्रक्रिया, न्यायिक पुनर्विलोकन, पीआईएल जिसे जनहित याचिका कहते हैं, ये सारे बात अमेरिका से लिए गए हैं। फ्रांस। देखेंगे फ्रांस से जो है गणतंत्र, फ्रांस से गणतंत्र शब्द लिया गया है। साथ ही साथ प्रस्तावना में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह बात जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। देखेंगे गणतंत्र व्यवस्था जो है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो हम लोग कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। और प्रस्तावना में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है फ्रांस से लिए गए। देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 से 1799 के बीच आयोजित हुआ था। उस फ्रांसीसी क्रांति का नारा ही था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यह व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। जापान। देखेंगे जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखेंगे अगर विधि का शासन पूछेगा, दो बातें ध्यान में रखेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से और विधि निर्माण की प्रक्रिया
विधि का शासन, विधि का शासन अगर पूछेगा तो यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, देखेंगे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता पूछेगा तो ब्रिटेन से। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था है, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और देखेंगे अभी जो है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। देखेंगे भारत में जो चुनाव होते हैं लगभग दो आधार पर होते हैं, एक होता है अनुपातिक पद्धति से और एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसे बोलते हैं अग्रताही विधि या उसी को बोलते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, यानी जो ज्यादा वोट लाएगा वो विजयी हो जाएगा। आप लोग देखेंगे अभी जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो देखेंगे उम्मीदवारों का जब चुनाव होगा तो जो सर्वाधिक मत लाएगा जिस निर्वाचन क्षेत्र से, वो विजयी हो जाएगा। तो यह व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर, मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, यह व्यवस्था कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। तो आइए आज के सेकंड नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का दूसरा नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण की अवधि क्या थी? देखेंगे ना आसान सवाल, फिर भी इससे भी लोग गलती करके जरूर आए होंगे, तो आप लोग भी मारेंगे और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। भारतीय संविधान के निर्माण की अवधि, अर्थात भारत के संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो ऑप्शन है 1 साल 10 महीने 12 दिन, ऑप्शन बी है 2 साल 10 महीने 5 दिन, ऑप्शन सी है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो आप लोग भी बताएंगे भारत के संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। देखेंगे संविधान के संविधान कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिखित संविधान और एक होते हैं अलिखित संविधान। तो देखेंगे सवाल पूछा जाता है जब भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान लिखित है। तो लिखित का मतलब क्या होता है? तो वैसा संविधान जिसका निर्माण एक निश्चित संस्था द्वारा और एक निश्चित अवधि में कर दिया गया हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। तो देखेंगे भारत का संविधान निश्चित संस्था, तो संविधान सभा के द्वारा। देखेंगे भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और निश्चित समय अवधि, अर्थात भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। देखेंगे संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक जो है दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय भवन में इसका बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत के संविधान का जो है निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। देखेंगे भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था और इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया। आपसे सवाल पूछे गए हैं भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। देखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और देखेंगे भारत का संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू हुआ, जिसे प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है और इसी दिन भारत रिपब्लिक बना। देखेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाते हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखेंगे संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस अगर आपसे पूछता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है
आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के साथ ही साथ नेशनल लॉ डे भी मनाया जाता है। तो आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल कहता है, एक राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखेंगे राज्य में पूछ रहा है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आप लोग भी जल्दी जल्दी जवाब देंगे। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, गवर्नर, विधानसभा, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखेंगे राज्य के विधानमंडल तो देखेंगे राज्य के विधानमंडल जो है, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है, जिसमें बोला गया है कि एक गवर्नर होंगे और एक विधानसभा होंगे, और जिस राज्य में विधान परिषद है उसमें विधान परिषद होंगे। देखेंगे जो विधानसभा होता है इसे जनता का सदन हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, ठीक है। और जो है सामान्यतः जो है मंत्रिपरिषद का गठन विधानसभा से ही होता है। देखेंगे विधानसभा में बहुमत दल के नेता ही सरकार का गठन करते हैं। तो अर्थात मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 164 में इसका वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछता है संघ के मंत्रिपरिषद, देखेंगे अगर आपसे पूछता है संघ के मंत्रिपरिषद, जहां पर प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, मंत्रिपरिषद यहाँ पर ध्यान देंगे मंत्रिपरिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, इसे सरकार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे आप पढ़े होंगे लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अर्थात लोकसभा हो या विधानसभा हो, लोकसभा के भी मेंबर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए लोकसभा को जनता का सदन हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। इसलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति। अगर संघ का पूछता है तो लोकसभा होगा, अगर राज्य मंत्रिपरिषद पूछता है तो विधानसभा होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 164 में है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 75 का 3 में है। और यही बात हम पिछले सवाल में बता रहे हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। देखेंगे अगर पूछेगा मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, अगर संघ का पूछेगा तो राष्ट्रपति के प्रति, और राज्य में पूछेगा तो वह व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, अगर किसी मंत्री के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव लोकसभा में, अगर स्टेट में विधानसभा में अगर पारित हो जाता है तो सारे मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्याग पत्र देना होता है, इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं, ठीक है। देखेंगे लॉर्ड मार्ले, देखेंगे सवाल पूछता है मंत्रिपरिषद के संबंध में, लॉर्ड मार्ले ने कहा था, लॉर्ड मार्ले स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही साथ तैरते हैं और एक ही साथ डूबते हैं। उनका कहना था अगर मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर प्रस्ताव पारित होता है तो सारे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान से देखेंगे 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। देखेंगे 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, तो इसमें विकेंद्रीकरण किया गया। किसका किया गया? निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3। अगला ऑप्शन है 1, 2 और 4। अगला ऑप्शन है 2, 3 और 4। अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं और इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे
73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया। देखेंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता दिया गया स्थानीय स्वशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, जिसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं, इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया। और इसके लिए जो है संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया और आर्टिकल 243 और 243 ए से लेकर 243 ओ तक जो है स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया, जिसके अंतर्गत पंचायत को निर्णय लेने की शक्ति दिया गया, पूर्ण व्यवस्था दिया गया, न्यायिक शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया, न्यायिक शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया, प्रशासनिक शक्ति का किया गया। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन हो जाएगा बी। देखेंगे न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया। ऐसे सामान्यतः स्थानीय स्वशासन में ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर छोटे छोटे झगड़ों, छोटे छोटे समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम कचहरी, ग्राम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया। देखेंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया, जिसका वर्णन संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। साथ ही साथ यह जो पंचायती राज व्यवस्था है, यह राज सूची का विषय है, राज सूची का विषय है, यानी पंचायत से संबंधित कोई भी निर्णय जो है पंचायत और स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए, जिस पर वह कानून बना सकते हैं। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज का अगला सवाल है, यानी 5 नंबर सवाल कहता है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। देखेंगे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल है, कैसे इसके प्रतिनिधित्व शामिल है? तो देखेंगे नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखेंगे संसद को देख लेंगे और देखेंगे संसद शब्द का वर्णन जो है आर्टिकल 79 में है, जिसके अंग होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। देखेंगे लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। देखेंगे राज्यसभा को इसे बोला जाता है उच्च सदन, अपर हाउस, इसको निम्न सदन बोला जाता है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों का परिषद कहा जाता है, राज्यों का परिषद कहा जाता है। तो देखेंगे राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, 2 तरह से चुने जाते हैं। देखेंगे राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 2 तरह से चुने जाते हैं, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। देखेंगे राज्यसभा में जो है 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। देखेंगे वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, जिसमें से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और इसका वर्णन आर्टिकल 80 का 1 जो है इसमें वर्णन है। और यह व्यवस्था आयरलैंड से किया गया है। अब बात है निर्वाचित। तो देखेंगे राज्यसभा में जो 233 मेंबर होते हैं, इसका निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो देख लेंगे नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए नहीं, नागरिक सीधे लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। अभी आप लोग देखेंगे लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जिसमें जनता वयस्क मताधिकार के द्वारा, यानी जिसका 18 वर्ष उम्र हो चुका है, जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वे लोग जो है लोकसभा के सदस्यों को चुनेंगे। राज्यसभा के सदस्य जनता के द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने गए एमएलए, विधानसभा के एमएलए जो होते हैं, जिसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो देखेंगे नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, सही है, यानी इसको एमएलए बोल सकते हैं। एमएलए जो होते हैं वो चुनते हैं, भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, सही बात है। अनुच्छेद 80 के खंड 1 के अनुसार
राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कितना भागीदारी होगा, उसका वर्णन किया गया है। तो देखेंगे निर्वाचित सदस्य जो होते हैं 233 कैसे निर्वाचित होते हैं। इसमें भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 225 जो है 28 राज्यों से चुन के आते हैं। देखेंगे राज्यसभा में 233 मेंबर जो निर्वाचित होते हैं, उसमें से 225 जो है राज्यों के विधानसभा के जो है एमएलए द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो है असेंबली के द्वारा मेंबर चुने जाते हैं। और इधर जो है 8 मेंबर जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। उसमें भी किस केंद्र शासित प्रदेश से, तो देखेंगे दिल्ली, पुडुचेरी और J&K यानी जम्मू कश्मीर से चुन के आएंगे। ध्यान रखेंगे भारत में केंद्र शासित प्रदेश तो 8 ही है, लेकिन 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जहां से राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं। तो ऐसा क्यों, आपके मन में ऐसा आ रहा होगा जैसा क्यों, तो क्योंकि राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुन के आते हैं। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश तो 8 हैं, लेकिन दिल्ली, पुडुचेरी और अब जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो वहां से राज्यसभा के मेंबर चुन के आएंगे। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 66 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या कर रहा है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल न्यायाधिकार, कोलेजियम, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंध रखता है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एक से अधिक। इसका एक से अधिक यानी कौन कौन होगा, तो देखेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, मूल न्यायाधिकार होगा और कोलेजियम होगा। तीनों का संबंध सुप्रीम कोर्ट से है। तो आइए बारी बारी से देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो देखेंगे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, और इसे अपील जो है राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा जो है दिए गए फैसले पर अपील का अधिकार है, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 132 से लेकर 134 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का वर्णन है। देखेंगे 3 प्रकार का अपील होता है। एक होता है संवैधानिक अपील, संवैधानिक अपील जिसका वर्णन अनुच्छेद 132 में है। इसके बाद होता है दीवानी अपील जिसका वर्णन अनुच्छेद 133 में है। और है फौजदारी अपील जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 134 में है। अब देखेंगे मूल न्यायाधिकार या इसी को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी बोल सकते हैं। देखेंगे मूल न्यायाधिकार या बोलेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही इसको बोल सकते हैं। तो देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 131 में मूल न्यायाधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन है। इसमें देखेंगे 2 तरह के होता है। एक होता है अत्यांतिक क्षेत्राधिकार, और एक होता है समवर्ती क्षेत्राधिकार। देखेंगे समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या होता है, तो वैसा मामला जिस पर सर्वोच्च न्यायालय भी फैसला दे सकता है और उच्च न्यायालय भी दे सकता है, और वैसा मामला जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में जा सकता है। तो इसमें जो है मूल अधिकार से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित मामले आते हैं। तो देखेंगे अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और इसके लिए उच्च न्यायालय और
सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षा। और देखेंगे कुछ ऐसे मामले होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिसे मूल न्यायाधिकार कहते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसे मूल न्यायाधिकार कहा जाता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ राज्य सरकार होता है, वह भी मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसे मूल न्यायाधिकार कहा जाता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जब एक तरफ केंद्र सरकार और उसके साथ साथ कुछ राज्य सरकार हो और एक तरफ कुछ राज्य हो, वैसे मामले भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जिसे मूल न्यायाधिकार कहा जाता है। देखेंगे कोलेजियम, देखेंगे कोलेजियम सिस्टम का जो है संबंध सर्वोच्च न्यायालय से भी है और उच्च न्यायालय से। देखेंगे कोलेजियम क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों का नियुक्ति होता है कोलेजियम के द्वारा ही किया जाता है। कोलेजियम जो है नामों का सिफारिश राष्ट्रपति को करता है और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखेंगे कोलेजियम में जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति होता है तो उसमें कोलेजियम में 5 लोग होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और साथ ही साथ 4 वरिष्ठ न्यायाधीश रहते हैं। तो कोलेजियम का भी संबंध सर्वोच्च न्यायालय से, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक, अर्थात ए बी सी तीनों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 73वां, देखेंगे हम लोग जो है 68 बीपीएससी का डिस्कशन करें और 68 बीपीएससी में देख रहे हैं 73वां संविधान संशोधन का जो है 2-2 सवाल है। तो देखेंगे, ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? पंचायती राज के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगर पूछेगा ग्राम सभा का सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो हो जाएगा 18 वर्ष। लेकिन ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए उम्र पूछेगा, उसमें मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, पंचायत समिति, कोई भी चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए 21 वर्ष उम्र होना। 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ना हो, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ना हो तो उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ना हो तो उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। अगर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना चाहिए, तो 30 वर्ष। अगर भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितना है, तो ध्यान रखेंगे अधिकतम उम्र का वर्णन संविधान में नहीं है, अधिकतम उम्र का वर्णन है। तो आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? जिला स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तरीय निकाय, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी बताएंगे पंचायत समिति जो है स्थानीय स्वशासन में किस स्तर पर है? देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। देखेंगे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। वो 3 स्तर कौन है? तो देखेंगे ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत जिसके हेड होते हैं मुखिया। देखेंगे प्रखंड स्तर पर, प्रखंड जिसे ब्लॉक कहा जाता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति जिसके हेड होते हैं प्रखंड प्रमुख। और देखेंगे तीसरा स्तर है जिला स्तर पर जिला परिषद।
जिला स्तर पर जिला परिषद जिसके हेड होते हैं चेयरमैन, जिसे अध्यक्ष बोला जाता है। तो देखेंगे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। और देखेंगे पूछता है सवाल किस समिति की अनुशंसा पर, तो देखेंगे भारत में बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति ही ने पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश किया था। देखेंगे पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर एक प्रशासनिक निकाय है, ध्यान रखेंगे। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर एक प्रशासनिक निकाय है जो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 4, 5, 6, 3। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखेंगे लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, तो देखेंगे आर्टिकल 85 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं, सत्रवासान करते हैं और विघटन करते हैं। तो देखेंगे संसद के सत्र आर्टिकल 85 में ही कहा गया है जो संसद के खास करके लोकसभा के 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अर्थात लोकसभा एक वर्ष में कम से कम 2 बार जरूर बैठक करेगा। ऐसे लोकसभा के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। वो सत्र कौन कौन से होते हैं? एक होता है बजट सत्र। बजट सत्र जो वर्ष का पहला सत्र होता है, इसका अवधि है फरवरी से लेकर मई तक, बजट सत्र। देखेंगे दूसरा है मानसून सत्र। मानसून सत्र देखेंगे मानसून सत्र जो है जुलाई से सितंबर तक तो जो है अवधि है वो मानसून सत्र का है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र जिसका अवधि है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। ये 3 अवधि है। देखेंगे लोकसभा के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जिसकी अवधि है फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर। तो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। ऐसे पूछेगा कम से कम लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने हो सकते हैं, कम से कम पूछेगा तो 2, अर्थात लोकसभा एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक तो जरूर करेगा, अर्थात 6 महीना में एक बार बैठक करेगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला और अंतिम सवाल है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है न्यायमूर्ति बी.के. सुंदरम, ऑप्शन है जस्टिस टी.बी. वेंकट रमन अय्यर, अगला है एम.सी. सीतलवाड़, अगला है जस्टिस जे.एल. कपूर और में से कोई नहीं से एक से अधिक। तो आप लोग बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा एम.सी. सीतलवाड़। एम.सी. सीतलवाड़ जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। देखेंगे विधि आयोग, तो देखेंगे सबसे पहले 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया जाएगा जो गवर्नर जनरल के परिषद में बैठक में भाग लेगा, बहस करेगा, सुझाव देगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा। और 1833 के चार्टर एक्ट के जो प्रावधान थे उसके बाद 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले, देखेंगे लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में पहला विधि आयोग का गठन हुआ था, लॉर्ड मैकाले। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष एम.सी. सीतलवाड़ थे। देखेंगे वर्तमान में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल चल रहा है और ऋतु राज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। ध्यान रखेंगे वर्तमान में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल चल रहा है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी है। तो देखेंगे जो है 68 बीपीएससी में जो सवाल पूछे गए थे
राज्य व्यवस्था के आपका डिस्कशन कराया गया। फिर अगले क्लास में जो है 67 या 66 या जो है 69 बीपीएससी का जो है जो राज्य व्यवस्था के सवाल है उसका कराया जाएगा डिस्कशन। इतिहास, ज्योग्राफी सभी विषय का जो कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।